हेलो। आप आज हम सब जो है सारणी के चैप्टर में उसका अगला पॉइंट जो है उपसारणी के बारे में पढ़ेंगे। उपसारणी क्या होता है? तो सारणी और सारणी से ही बना है आपका उपसारणी माइनर। ठीक है, तो कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी सारणी है, उसके कुछ एलिमेंटों को लेकर, सभी एलिमेंट को नहीं, क्या कुछ एलिमेंटों को लेकर जब दूसरा कोई सारणी बनाया जाता है तो जो दूसरा सारणी बना है वो पहले सारणी का उपसारणी कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका एक सारणी अगर हम ले लें a इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एक कोई सारणी दिया गया, तो हमने एक दूसरा सारणी बनाया M11। अब M11 का मीनिंग क्या है? उपसारणी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है माइनर। माइनर को हम लोग कैपिटल एम कहते हैं। और A11 मतलब पहले रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए आपका क्या है, उपसारणी ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, तो जिसके लिए आपको उपसारणी ज्ञात करना है A11 के लिए, तो उसके रो उसके कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। तो ये B2 B3 C2 C3। ठीक, तो ये जो आपका ये M11 है, ये सारणी A का क्या कहलाएगा? उपसारणी कहलाएगा। यानी उपसारणी का मतलब क्या हुआ कि कोई सारणी दी गई है, उस सारणी के किसी भी एलिमेंट का उपसारणी वो सारणी होता है जो उस एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। उपसारणी की परिभाषा, सारणी के किसी अवयव, सारणी के किसी अवयव Aij, आई आपका क्या है, लोअर जे कॉलम है, Aij से होकर जाने वाले पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों द्वारा प्राप्त सारणी पहली सारणी का उपसारणी कहलाता है। इसे Mij से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो उपसारणी क्या होता है? कोई भी सारणी दिया गया है, किसी सारणी के किसी अवयव Aij से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों द्वारा जो प्राप्त सारणी होगा वो पहले सारणी का उपसारणी कहलाता है। इसको हम लोग Mij से निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे
यदि A इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक सारणिक है, तो M11 is equal to B2 B3 C2 C3 M12 equal to B1 B3 C1 C3 M13 equal to B1 B2 C1 C2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए हमने एक सारणी लिया ए, इसमें ये सारे एलिमेंट हैं। तो M11 मतलब पहले रो के पहले सारणी के पहले रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए आपका जो है उप सारणी बताना। तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो क्या B2 B3 C2 C3 बचा। M12 मतलब इसके दूसरे एलिमेंट के लिए, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो B1 B3 C1 C3 हो गया। ऐसे A1 M13 तो ऐसे निकल गया। फिर डॉट में इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए सारे एलिमेंट के लिए हम लोग जो सारणी ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी सारणी कोई सारणी है 3 क्रॉस 3 है, तो उसके कुल उप सारणी कितने हो जाएंगे। तो देखिए 3 इसके लिए होंगे, 3 इसके लिए हो जाएंगे और 3 ही इसके लिए हो जाएंगे। तो कुल कितना हो जाएगा आपका, कुल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, नोट किसी सारणी के उप सारणिकों की कुल संख्या बराबर n स्क्वायर, जहां n सारणी का क्रम है। क्या है क्रम, कितने क्रम की सारणी है, कितने ऑर्डर की सारणी है। ये n यानी 3 क्रॉस 3 का, तो n की वैल्यू 3 होगी, 2 क्रॉस 2 का, तो n की वैल्यू 2 होगी। तो ठीक है, इस तरह से हम कुल सारणियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये आपका है पहला टॉपिक उप सारणी। तो उप सारणी क्या होता है, कोई सारणी दिया गया है, उस सारणी के जिस भी एलिमेंट के लिए, जिस भी अवयव के लिए आप उप सारणी ज्ञात करना चाहते हैं, उस अवयव के पंक्त और स्तंभ को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जो शेष एलिमेंट उस सारणी में बचे, उनके द्वारा जो उप सारणी बनेगा वो पहले उप सारणी का उप सारणी कहलाएगा। इसे यहाँ पे आपको दिखाएगा। और कुल किसी भी सारणी के लिए कुल उप सारणिकों की संख्या कितना होगा, तो n स्क्वायर, जहाँ n क्या है सारणी का क्रम है, यानी कितने क्रम का सारणी दिया गया। जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो कुल यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बनेंगे, 2 क्रॉस 2 का होगा तो 2 का स्क्वायर 4 बनेंगे, या 4 क्रॉस 4 का होगा तो 4 का स्क्वायर 16 बनेंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है किसी भी सारणी के उप सारणी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का जो है वो है सहगुणनखंड। सहगुणनखंड या सहखंड, ठीक है, कोफैक्टर। अगला टॉपिक क्या है आपका, सहगुणनखंड या सहखंड। सहगुणनखंड या सहखंड भी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर्स। आप ये डिटरमाइन
किसी भी डिटर्मिनेंट की सारणी की कोफैक्टर क्या होते हैं, सहगुणनखंड क्या होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए कोई भी सारणी दिया गया है तो उस सारणी के किसी भी अवयव का अगर हमें सहखंड ज्ञात करना है तो जो सहखंड होता है वो -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ए आई जे क्या है, सहखंड है। सहखंड को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए आई जे। तो ये किसके इक्वल होता है, -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे क्या है, आपका उपसारणिक है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई सारणी दिया गया है आपको, मान लीजिए ये दिया 1 2 3 4, ये सारणी दिया गया है। इसके एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना। तो ये आपका क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, A14 सॉरी A21 है, A22। ठीक है, तो हमें जो है A11 के लिए कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, A11 यहाँ कैपिटल A11 हो जाएगा आपका इक्वल टू -1 के पावर आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 प्लस 1। तो इसको लिए अब छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4। तो एम आई जे कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ऐसे आपका A12 हो गया, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 हो गया। तो देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो ये -3 हो गया। A21 तो -1 के पावर 2 प्लस 1 हो गया। तो इसके लिए तो आपका ये छूटा है, तो क्या बचा 2 इंटू 2 हो गया। तो कितना आ गया, -2 आ गया। A22 आ गया, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 हो गया। तो इंटू क्या 1 बचेगा, तो आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से हमें कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं सारे एलिमेंटों का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, इसकी डिफिनेशंस को। किसी सारणी के अवयव ए आई जे का सहगुणनखंड उसके उपसारणिक में -1 के पावर आई प्लस जे से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसे ए आई जे या सी आई जे से व्यक्त करते हैं, अर्थात दैट इज ए आई जे का सहगुणनखंड कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो ये होता है आपका सहखंड। अब सहखंड ये आपका होता है, तो जैसे आपका एग्जाम्पल हमने लिखे दिखा दिया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा ना, डेल्टा इक्वल टू 2 0 3 1 -3 4 7 6 5 है। तो
तो A11 का सैखंड ज्ञात कीजिए। A11 का सैखंड ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से। क्या होता है? Aij का सैगुणनखंड A11 होता है। तो A11 h कर दो क्या, -1 के पावर, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 हो गया। अब A11 की बात हो रही है तो ये है, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये ij क्या हो जाएगा, -3 4 6 5 ये हो गया। तो ये देखिए -1 के पावर 2 हो गया, तो -1 के पावर 2 तो 1 हो गया, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो -15 और -24, तो कितना आ जाएगा ये आपका 4 5 9 और 2 1 3, तो -39। -39 क्या हो जाएगा, A11 का सैखंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप A21 का ज्ञात करना चाहें, A21 का सैखंड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A21 -1 के पावर 2 + 1। जो संख्या यहाँ पे रहेगा, जिसको आप निकाल रहे हैं, वही आपका 1 के पावर में चला जाता है। A21 मतलब क्या हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब आप इसके लिए निकालना चाहते हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा 0 3 6 5। ये 0 3 6 5, तो देखिए -1 के पावर 3 तो -1 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 -18 हो गया, -1 × -18 कितना आ जाएगा, +18। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का सैखंड ज्ञात कर सकते हैं, जिस भी एलिमेंट का पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैखंड ज्ञात करने की तरीका। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ भी मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि यहाँ हमें भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। वहाँ भी हम फाइंड किए थे जो है ट्रांसफॉर्म मेथड से, रो को कॉलम को रो में चेंज करके, जैसे प्राइमरी मेथड से, यहाँ हम फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, क्या करना है, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस लिखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी मैट्रिसेस, तो ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी आव्यूह को कब हम बोलेंगे ये आपका व्युत्क्रमणीय है, या कब हम बोलेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो कोई भी आव्यूह दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं व्युत्क्रमणीय के बारे में। पहला चीज व्युत्क्रमणीय, पहला क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहला आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह
यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई अवयव ए दिया गया है और ये अवयव व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, इसको जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस अवयव को सारणिक में चेंज कर लेंगे, यानी उसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे और उस डिटर्मिनेंट को हम हल कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे, हल करने पे अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, मतलब धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए, अगर 0 नहीं आता है तो जो अवयव आपको ए दिया गया है वो अवयव क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ठीक, दूसरा अव्युत्क्रमणीय, तो इसी का उल्टा हो जाएगा आपका, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर आप कोई अवयव दिया गया है, उस अवयव को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 आ रहा है तो अव्युत्क्रमणीय होगा, और अगर 0 नहीं आ रहा, 0 के अलावा अन्य कोई संख्या आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो ये दोनों अवयव की पहचान हो गई कि हम कैसे जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय है या फिर अव्युत्क्रमणीय है। ठीक, फिर अगला आता है आपका सहखंडज अवयव। क्या होता है सहखंडज, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगला होता है आपका अवयव का सहखंडज, अवयव का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई अवयव आपको दिया गया है n क्रॉस n ऑर्डर का, अगर कोई अवयव आपको n क्रॉस n ऑर्डर का दिया गया है, तो उसके सभी अवयवों के सहखंडों के द्वारा बना अवयव का ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव कहलाता है। मतलब समझ में आया, क्या होगा कि अगर आपको एक अवयव कोई ए दिया गया है, तो इस अवयव के जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, उन सभी एलिमेंटों के सहखंड के द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा, उसका परिवर्त इस अवयव का सहखंडज अवयव कहलाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेते हैं। ए इक्वल टू आपका 1 2 4 3, आपका एक अवयव दिया गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो हमें इसका सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो सहखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सभी एलिमेंटों का सहखंड ज्ञात करेंगे। यानी आपका पहले a11 क्या हो जाएगा आपका a11 -1 के पावर 1 + 1, और ये 2 ये छूट जाएगा, 3 गुना हो गया 3 हो गया। a12 -1 के पावर 1 + 2, तो 1 + 2 तो आपका 4 बचेगा, तो -4 हो गया। a21 तो -1 के पावर 2 + 1, तो आपका क्या 2 बचेगा, तो आपका -2 हो गया। a22 -1 के पावर 2 + 2, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, तो ये इस अवयव के सभी अवयवों का क्या हो गया, सहखंड हो गया।
तो सेकंड हो गया। अब इन सेकंडों के द्वारा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। बना B इक्वल टू A11 3 A12 -4 A21 -2 A22 1। अब जो एडजॉइंट ए होगा यानी सेकंडज आव्यूह होगा, एडजॉइंट ए का सेकंडज आव्यूह ये होगा बी का ट्रांसपोज आर बी डैश, यानी इसका हो जाएगा ट्रांसपोज परिवर्त जानते हैं, रो कॉलम में कॉलम को रो में, तो 3 -4 -2 1। तो ये जो आव्यूह आया ये कहलाएगा ए का ट्रांसपोज आव्यूह, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, सेकंडज आव्यूह। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n का सेकंडज आव्यूह A के सभी अवयवों के सेकंड द्वारा बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए का सेकंड परिवर्त आव्यूह होता है, that is adjoint A equal to adjoint A equal to B power T or B dash, जहाँ B A के सेकंडों के द्वारा बना आव्यूह है। ठीक, किसी वर्ग आव्यूह A क्रॉसियन ऑर्डर का है का सेकंडज आव्यूह जो होगा वो A के सभी अवयवों के सेकंड द्वारा बने आव्यूह का परिवर्त होता है। जैसे एग्जांपल मिल गया, ठीक है, एग्जांपल आपका हो जाएगा यदि ये रखना, तो सॉल्यूशन यहाँ से सेकंड ज्ञात, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सभी एलिमेंटों का सेकंड ज्ञात कर लिया, फिर इसके द्वारा एक मैट्रिक्स बी बना लिया और बी का क्या किया ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने पे जो मिला आपको वो क्या कहलाएगा, ए का सेकंडज आव्यूह कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी आव्यूह का सेकंडज आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण परिमेय हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिमेय हैं। इन परिमेय को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका भी यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, महत्वपूर्ण परिमेय,
इसमें पहला है आपका, पहला है यदि ए एक यन कोट का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई एन। ठीक, ए आपका क्या है, कोई एन कोट का वर्ग आव्यूह है, तो ए तथा उसके सहखंडज आव्यूह दोनों का गुणनफल या फिर उसके सहखंडज तथा ए का गुणनफल किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का, एन मतलब क्या उसका ऑर्डर है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोट के वर्ग आव्यूह, एक ही कोट के वर्ग आव्यूह हैं, तो एक ही कोट के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ए बी और बी ए बी और बी ए भी उसी क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह होंगे। यानी ए और बी अगर दो वर्ग आव्यूह हैं, दोनों की कोटि जो है समान है, तो अगर हम उन दोनों का गुणा करें, ए का गुणा बी में करें यानी ए बी, या बी का गुणा ए में करें यानी बी ए, तो दोनों को जो गुणा करने पे मिलेगा वो भी क्या होंगे, उसी क्रम के सेम आर्डर के व्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक, तीसरा है आपका, ठीक है, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है, ए तथा बी एक ही कोटि। अगला है आपका, यदि ए एंड बी, ए और बी दो एक ही, ए और बी एक ही क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, तो ए बी इक्वल टू, मतलब उन दोनों का गुणा करके उनका सारणिक निकालें या फिर दोनों का अलग अलग सारणिक निकाल के गुणा करें, तो उनका मान आपस में बराबर होता है, बराबर आता है। तो ये हो गया कुछ इनके प्रमेय थे। अब अवयवों के लिए कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है इसको जान लेते हैं। अवयव अगला टॉपिक क्या हो जाएगा आपका,
खंडज अवयव के गुणधर्म। ठीक, पहला क्या है, माना ए तथा बी समान कोट n के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो पहला चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए का ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। तीसरा होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चौथा होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस 2 इंटू ए। फिफ्थ है एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। k बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सिक्स जो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके कुछ गुणधर्म है, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे क्वेश्चंस को हल करने में, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम, अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है, तो व्युत्क्रम देखते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक, अवयव का व्युत्क्रम। अवयव का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिखिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम किस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, इसको जानेंगे। तो हम व्युत्क्रम से उन्हीं अवयव का ज्ञात कर सकते हैं जो क्या व्युत्क्रमणीय होंगे, यानी जिसके लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले किसी वर्ग अवयव ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि और केवल यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0।
ए और केवल यह डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपका, समझिए नोट। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आव्यूह दिया गया है और उसका हमें अगर व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तब तो उसके आव्यूह का अस्तित्व है, यानी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, सीधे लिख देंगे व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। अब व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम के लिए आते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम मतलब किसी व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स से, और ये क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये जो ए इनवर्स है ये क्या होगा, ए का व्युत्क्रम होगा। तो देखिए अगर किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसका हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट निकाल लिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ए के सारे एलिमेंटों का सहखंड ज्ञात करेंगे। ए के सारे एलिमेंटों का जब सहखंड ज्ञात करेंगे फिर उन सहखंडों के द्वारा एक आव्यूह बना लेंगे। फिर उस आव्यूह का परिवर्त ले लेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और परिवर्त आव्यूह जो आएगा वही क्या होगा, एक एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट मिल जाएगा, फिर 1 अपॉन डिटरमिनेंट आप निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। क्या है, कुछ गुणधर्म है, गुणधर्म को देखते हैं। इसके गुणधर्म किसका गुणधर्म, व्युत्क्रम आव्यूह का गुणधर्म, ठीक। इसमें हम पहला गुणधर्म क्या होता है, ए इनवर्स का इनवर्स, यानी किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम वही आव्यूह आ जाता है। दूसरा क्या होता है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तीसरा क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। चौथा क्या होता है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट का इनवर्स। पांचवा आपका क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ये 6 क्या है आपका, के इंटू ए का होल इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स के नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसके कुछ गुणधर्म हैं, ठीक है। और अगर एक और लिख लेते हैं, अगर 3 है तो ए बी सी का होल इनवर्स इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक, ये होता है। अब ये आ गया आपका इसकी गुणधर्म। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से समझते हैं कैसे हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल 1, ठीक है, व्यू A इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का व्यवतिक्रम ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसको आप 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये छूट गया, ये छूट गया, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, माइनस 1 के लिए ये छूट गया, ये छूट गया, तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, इसके लिए तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 माइनस यहाँ 1 माइनस 9 तो माइनस 8, तो माइनस 1 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू माइनस